नमस्कार। हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक या प्रथम विचारक हैं वो प्लेटो हैं। प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्लेटो का जीवन परिचय और उनके न्याय सिद्धांत का अध्ययन किया था। प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक, जिसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित भी है, उसी पुस्तक में प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया और एक आदर्श राज्य की कल्पना की जो न्याय पर आधारित होगा। प्लेटो का आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत पर केंद्रित है। साम्यवादी सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो ने शिक्षा पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया है। और तो शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत ये दोनों ही प्लेटो के साध्य या प्लेटो का जो लक्ष्य था आदर्श राज्य, उसकी प्राप्ति के साधन हैं। प्लेटो न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और प्लेटो के अनुसार इसकी प्राप्ति में जो प्रमुख बाधाएं हैं वो है अज्ञान, प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति और परिवार। इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्लेटो ने दो रास्ते या दो साधन सुझाए हैं, वो है शिक्षा और साम्यवाद। यानी प्लेटो एक न्याय आधारित राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। प्लेटो के अनुसार न्यायपूर्ण राज्य या न्यायपूर्ण समाज वो होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रधान गुण के अनुसार उसको जो कार्य करना चाहिए उस कार्य में लगा रहता है और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। तो प्लेटो का कहना है कि ऐसे न्यायपूर्ण समाज में जो बाधाएं, समाज की स्थापना में जो बाधाएं आती है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है और दूसरा साम्यवाद को लागू करने की आवश्यकता है। प्लेटो ने दो प्रकार का साम्यवाद बतलाया है, संपत्ति का साम्यवाद, प्रॉपर्टी का साम्यवाद, और दूसरा है परिवार या फैमिली का साम्यवाद। तो ये दोनों प्रकार के साम्यवादी साधन हैं, ये सिर्फ अभिभावक वर्ग पर प्लेटो लागू करना चाहते हैं। जैसा कि हमने न्याय सिद्धांत में भी पढ़ा है कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, इन दोनों वर्गों को अभिभावक वर्ग में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये एक तरह से अभिभावक के रूप में अपने राज्य की, अपने नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, उन पर विवेक के अनुसार ये शासन करते हैं। जिस प्रकार परिवार में अभिभावक अन्य सभी सदस्यों का ख्याल करता है, उनको सुरक्षा देता है, उनको अच्छी तरीके से वो जीवन जी सके ऐसे साधन उपलब्ध करवाता है, तो ऐसे ही काम सैनिक वर्ग और शासक वर्ग अपने राज्य के नागरिकों के लिए करते हैं। तो इन्हें प्लेटो ने अभिभावक वर्ग में शामिल किया है। तो प्लेटो का ये जो संपत्ति का साम्यवाद है ये केवल अभिभावक वर्ग पर लागू है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, इनके पास जीवन यापन हेतु आवश्यक जो संपत्ति है वो होनी चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त उनके पास कोई संपत्ति नहीं हो, उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नहीं होनी चाहिए, उनके पास अपने कोई भंडार या अपने कोई आवास नहीं होने चाहिए। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं हैं, इनका स्पर्श भी इस वर्ग के लिए वर्जित होगा, क्योंकि ये वस्तुएं व्यक्ति में मोह पैदा करती है या स्वामित्व की जो भावना है वो वर्गों में पैदा करती है। और इस वर्ग की जो भी आर्थिक आवश्यकताएं होंगी वो पूरी करना राज्य का दायित्व है। राज्य सार्वजनिक आवास और भोजनालयों की व्यवस्था करे, यानी इनका खुद का कोई आवास नहीं होगा। ये सभी व्यक्ति या ये सभी लोग राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाए गए भोजनालयों में भोजन करेंगे, राज्य के द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासों के अंदर ही निवास करेंगे। इनके पास अपना कोई साधन या संपत्ति है वो नहीं होनी चाहिए।
ऐसा जीवन व्यतीत करने पर जब व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है तो उसे संपत्ति का कोई मोह उसमें नहीं होगा और वो अपने कार्य, जो उसका प्रधान लक्षण है, सैनिक का प्रधान लक्षण है उसका साहस, और दार्शनिक वर्ग है उसका प्रधान गुण है उसका विवेक, तो इन गुणों के अनुसार वो अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में वो सहयोग दे पाएंगे। तो यदि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीवन व्यतीत किया जाएगा तो ये वर्ग राज्य की रक्षा में समर्थ होगा। यदि इनको संपत्ति रखने की छूट दे दी जाए तो ये भी अधिकाधिक प्रॉपर्टी है उसको इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और अपना जो उत्पादक वर्ग है या नागरिक वर्ग है उसके साथ कंपटीशन की या प्रतिस्पर्धा की भावना है, द्वेष की भावना है, वैसी भावना रखना शुरू कर देंगे। फॉस्टर का कहना है कि प्लेटो है ये अपने अभिभावक वर्ग को संपत्ति का सामूहिक स्वामी नहीं बनाता है, बल्कि अपने अभिभावक वर्ग को संपत्ति का त्याग करने के लिए उद्धृत करता है या उसको संपत्ति का त्याग करने की प्रेरणा है वो देता है। इस साम्यवाद के प्लेटो ने कई आधार बताए हैं। दार्शनिक आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार है, यानी संपत्ति है वो मोह पैदा करती है, तो यदि मोह उनमें आ जाएगा तो वो राज्य की रक्षा करने में या फिर विवेकपूर्ण शासन देने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी है और इसका राजनैतिक आधार भी प्लेटो ने बताया है। संपत्ति के साम्यवाद के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे सार्वजनिक हित में वृद्धि करना, राज्य की एकता की रक्षा करना, यानी ये अभिभावक वर्ग जब अपने उत्पादक वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, उसके साथ कंपटीशन नहीं करेगा, तो राज्य में एकता बनी रहेगी और ये अभिभावक वर्ग के लिए भी हितकारी होगा, क्योंकि उन्हें अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य उनकी समस्त आर्थिक आवश्यकताओं को स्वतः ही पूरी कर देगा। प्लेटो ने अपने गुणों के अनुसार कार्य करने के लिए अभिभावक वर्ग को साम्यवाद पर चलने की सलाह दी है, यानी संपत्ति से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन कई विचारकों के द्वारा इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। उनके अनुसार ऐसी धारणा सद्गुणों के विकास में बाधक है। स्वामित्व करने की भावना या किसी चीज़ पर हक जताने की भावना है वो मानव की प्रवृत्ति की मूल भावना है। यदि उससे ये हक छीन लिया जाए कि वो किसी भी चीज़ पर अपना स्वामित्व नहीं जता सकते, तो उसकी एक तरह से भावनाओं का दमन किया जाएगा, जो सद्गुणों के विकास में बाधक सिद्ध होगा। केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होने के कारण इसको साम्यवाद नहीं कह सकते। साम्यवाद के रूप में हम वो विचारधारा देखते हैं जो सभी वर्गों पर समान रूप से लागू की जाती है, उसे हम साम्यवादी विचारधारा कह सकते हैं, या जिसमें समाज के सभी वर्गों को एक समान समझा जाए। तो ये साम्यवाद है उस दृष्टि से खरा नहीं उतरता है, उस साम्यवाद की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि ये कुछ वर्ग विशेष के ऊपर लागू होता है, इसलिए ये एक तरीके का अर्ध साम्यवाद है। और यदि इस अभिभावक वर्ग के पास स्वयं के पास कोई संपत्ति नहीं होगी या संपत्ति से प्रेम क्या होता है, उसका स्वामित्व क्या होता है, ये नहीं समझेंगे, तो ये स्वयं भी संपत्ति संबंधी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। यानी कि अभिभावक वर्ग संपत्ति नहीं रख रहा है, लेकिन उत्पादक वर्ग के पास में तो संपत्ति है और उनके बीच में संपत्ति को लेकर विभिन्न प्रकार के विवाद है वो उत्पन्न होंगे। उन विवादों को ये अभिभावक वर्ग नहीं सुलझा पाएगा। इसके अलावा प्लेटो ने इसी वर्ग के लिए, सैनिक और दार्शनिक वर्ग के लिए, परिवार विषयक साम्यवाद भी का सिद्धांत भी दिया है। प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग पूरी कुशलता, एकाग्रता और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इसके लिए जरूरी है कि वो संपत्ति के साथ साथ परिवार के मोह से भी मुक्त हो, यानी उसका अपना कोई परिवार नहीं होगा, किसी स्त्री है उसका कोई पति नहीं होगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, या पुरुष है उसकी कोई स्त्री अथवा उसके भी बच्चे नहीं होंगे, यानी वो फैमिली एस्टेब्लिश नहीं करे। परिवार है वो व्यक्ति के लिए मोह का सबसे बड़ा कारण होता है और इस मोह के कारण वो अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी कभी चूक कर बैठता है या उनसे कर्तव्य निभाने से उसमें गलती हो सकती है।
तो प्लेटो कहते हैं कि अभिभावक वर्ग के स्त्री और पुरुषों में से कोई भी निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नी होगी, व संतानें भी सबकी समान रूप से होगी। न तो संतान अपने माता पिता को जान सकेगी और ना ही माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे। तो प्लेटो ये साम्यवाद स्थापित करके चाहते हैं कि अभिभावक वर्ग है उसको ये मेरा बच्चा है अथवा ये मेरी पत्नी है, इस तरह के मोह से उसको मुक्त करना चाहते हैं। और इन सब स्त्रियों, पुरुषों और इस तरह से उत्पन्न होने वाले बच्चों, इनमें कोई भी एक दूसरे के ऊपर हक ना जताए और एक दूसरे की चिंता ना करे। इससे निष्फिक्र एक दूसरे की चिंता से छुटकारा प्लेटो इन लोगों को दिलवाना चाहते हैं, ताकि जिम्मेदारी के निर्वाह में कोई बाधा पैदा ना हो। और प्लेटो का कहना है कि ये स्त्री और पुरुष जो इस तरह से साथ में रहते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, ये सब मिलकर एक वृहद परिवार का आकार ले लेता है। और ये आनुवंशिक दृष्टि से भी उपयोगी है, क्योंकि विवेकपूर्ण या साहस के गुणों से युक्त स्त्री और पुरुषों में जब संबंध बनेंगे और उनसे पैदा होने वाली संतानें हैं वो भी आनुवंशिक दृष्टि से अच्छे गुणों को धारण करने वाली होगी और एक तरह से उत्तम नागरिक है उनका जन्म हो सकेगा। स्त्रियों के समान अधिकारों की वकालत प्लेटो ने की है। तो ये स्त्री मुक्ति के लिए या उनके अधिकारों के लिए ये सिद्धांत काफ़ी हितकारी है, क्योंकि स्त्रियों पर भी जो प्राचीन समय से पुरुष का स्वामित्व समझा जाता है, प्लेटो ने उस अवधारणा को भी इस सिद्धांत में चुनौती दी है। स्त्रियां हैं वो किसी की पत्नी नहीं मानी जाए, या उनको भी जो पारिवारिक चिंताएं हैं या जो मायाजाल है उससे प्लेटो ने मुक्त रखने की कोशिश की है। परिवार का ये जो साम्यवादी सिद्धांत है इसकी अरस्तू ने भी आलोचना की है। अरस्तू का कहना है कि स्त्री और पुरुष की समानता भ्रमपूर्ण है, दोनों में मौलिक भेद है। यहाँ पर अरस्तू अपने गुरु प्लेटो से काफ़ी भिन्नता रखते हैं। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष को समान नहीं माना जा सकता, उनमें कुछ मौलिक भेद हैं और वो भेद बने रहने चाहिए, क्योंकि वो समाज के लिए हितकारी है। उनके कार्यों में, उनकी भावनाओं में, उनके विचारों में फ़र्क होता है और वो फ़र्क है वो बना रहना चाहिए। दूसरा, पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता को प्लेटो ने ध्यान में नहीं रखा और मानव मनोविज्ञान की अवहेलना की है। इसके साथ ही जब प्लेटो कहते हैं कि आनुवंशिक रूप से उत्तम नागरिक पैदा होंगे जो हष्टपुष्ट हों और जिनमें विवेक और साहस की प्रधानता हो, तो अरस्तू का कहना है ऐसी श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति की कोई गारंटी नहीं है और ये एक अनैतिक व्यवस्था है। परिवार का इस तरह से अंत करना अनुचित है, क्योंकि परिवार ही मानव में नैतिक गुणों को डालने वाला प्रथम साधन होता है, या परिवार ही मनुष्य की प्रथम पाठशाला है जो उसमें नैतिकता और सद्गुणों का विकास करने में सहायक होती है। कोई किसी की स्त्री नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, या संतानें माता पिता को ना जाने, माता पिता संतानों को ना जाने, इस तरह के पशु जगत के नियम यदि मनुष्यों पर लागू किए जाते हैं तो अरस्तू इसे काफ़ी अव्यावहारिक समझते हैं। तो प्लेटो ने अपने स्वप्न या अपना जो उनका अंतिम लक्ष्य था आदर्श राज्य की स्थापना, उसके लिए साम्यवाद को एक साधन के रूप में अपनाने की वकालत की है। ये साम्यवादी सिद्धांत कई दृष्टि से कई पक्षों पर खरा नहीं उतर पाता है। ये कहीं कहीं अव्यावहारिक लगता है, क्योंकि इसने परिवार नामक संस्था का बिल्कुल अंत करने की वकालत की है। तो कई विचारकों ने इसको नैतिक दृष्टि से अनुचित भी माना है, और निष्कर्ष रूप में यदि देखा जाए तो इस साम्यवाद की जो सफलता है या इससे जो आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है, ये थोड़ा संदेहपूर्ण लगती है। और इस बात का आभास प्लेटो को स्वयं भी हो गया था। इसीलिए जब रिपब्लिक में प्लेटो आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं तो ये साधन उन्होंने सुझाए हैं, शिक्षा और साम्यवाद। लेकिन प्लेटो की जो अंतिम पुस्तक है लॉज,
उसमें प्लेटो ने ये महसूस कर लिया था कि इस प्रकार के आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। शिक्षा और साम्यवाद को अपनाने के बाद भी ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। तो प्लेटो ने अपने जो लॉज, अंतिम पुस्तक थी लॉज, उसमें रिपब्लिक से अलग विचार प्रस्तुत किए हैं और उप आदर्श राज्य है उसी से प्लेटो ने संतुष्टि करनी चाहिए है। आदर्श राज्य नहीं है, उप आदर्श राज्य है, उसकी भी स्थापना कर ले तो प्लेटो संतुष्ट हैं। और इस पुस्तक में प्लेटो सीमित संपत्ति रखने की और परिवार रखने की छूट है वो अपने सैनिक और दार्शनिक वर्ग को ऐसी छूट है वो प्लेटो प्रदान करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।